यह है न्यूजीलैंड, पैसिफिक ओशन के बिल्कुल साउथ में ऑस्ट्रेलिया के करीबन 4000 किलोमीटर दूर। दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल कंट्री। इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोग मेरी तरह न्यूजीलैंड को क्रिकेट की वजह से ही जानते हैं। ब्रैंडम मैक्यूलम, रॉस टेलर, डैनियल विक्टोरी, मैं तो न्यूजीलैंड को इन्हीं की वजह से जानता था। पर न्यूजीलैंड दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, खासकर अपनी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंज, खूबसूरत लेक, हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड्स की वजह से। आप में से कुछ लोगों को शायद ये ऑलरेडी पता होगा, एक मशहूर मूवी लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स की शूटिंग भी न्यूजीलैंड की इन्हीं खूबसूरत वादियों में हुई थी। न्यूजीलैंड का मौसम बिल्कुल यूके की तरह है, हल्की सी गर्मी, लॉन्ग विंटर्स और अच्छी खासी बारिश। मगर इसके बावजूद न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन यूके की पॉपुलेशन का 7% भी नहीं। अगर आप न्यूजीलैंड का ये मैप देखें तो आपको नज़र आएगा कि 80% न्यूजीलैंड बिल्कुल खाली है और वहाँ कोई नहीं रहता। न्यूजीलैंड की 70% आबादी इधर नॉर्थ में रहती है और नॉर्थ की भी 50% आबादी भी इस एक शहर ऑकलैंड में रहती है। इतना ज़बरदस्त मौसम, खूबसूरत सिडनी, लो क्राइम रेट और हाई स्टैंडर्ड लिविंग के बावजूद 80% न्यूजीलैंड खाली क्यों है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो आप नोटिस करेंगे कि न्यूजीलैंड हमारी बाकी दुनिया से बहुत दूर है। मतलब अगर आप कराची या मुंबई से एयरप्लेन बैठे तो ये पूरा अरेबियन सी और इंडियन ओशन में क्रॉस करके करीबन 80 से 22 घंटे के बाद ही आप न्यूजीलैंड पहुंच सकते हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान दुनिया से इतनी दूर पहुंचा कैसे? अब यहाँ पर मल्टीपल व्यूज़ हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ तो वहाँ ये लिखा है कि आज से हज़ारों साल पहले लगभग 1320 से 1350 के बीच माओरी लोगों ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया। माओरी इन पैसिफिक ओशन के इन सारे आइलैंड, जिन्हें पॉलीजन आइलैंड भी कहा जाता है, इन पर रहने वाले लोगों को कहा जाता था। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक माओरी 13वीं शताब्दी के आसपास अपने ये सारे आइलैंड छोड़कर बड़ी बड़ी कश्तियों में बैठे और इधर न्यूजीलैंड पहुँच गए। ये लगभग वही ज़माना बनता है जब मंगोल्स और चंगेज़ खान पूरी एशिया पर कंट्रोल ले रहा था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग अपने पुराने आइलैंड छोड़कर न्यूजीलैंड आए ही क्यों? इस सवाल का खोज लगाने के लिए जब हमने रिसर्च की तो कुछ आर्टिकल से पता चले कि माओरी के अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। माओरी ट्रेडिशंस के मुताबिक न्यूजीलैंड 13वीं सदी में नहीं बल्कि उससे भी 500 साल पहले अराउंड 750 AD में कूपे नाम के एक माओरी ने डिस्कवर किया था। कूपे एक फिशरमैन था जो अपने और अपने ट्राइब के लिए फिशेस पकड़ता था। मगर ऐसा होना शुरू हुआ कि जब भी वो जाल लगाता तो उसकी फिशेस को उस एरिया में पाए जाने वाले ऑक्टोपस खा जाते और इन लोगों के हाथ कुछ भी ना लगता। अब क्योंकि इन लोगों का मेन फूड सोर्स था ही फिश, तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया और उसका हल ये निकाला गया कि कूपे और उसके कुछ साथी समुंदर में जाकर किसी और आइलैंड की खोज लगाने की कोशिश करेंगे। इसी खोज में कूपे अपने साथ 20 से 25 आदमी लेकर पैसिफिक ओशन में उतर गया। कुछ दिन के सफ़र के बाद ही उन्हें बड़े बड़े पहाड़ों वाला एक आइलैंड नज़र आया। न्यूजीलैंड था। सी फूड, भेड़ बकरियाँ और फलों से मालामाल आइलैंड, जिस पे और कोई दूसरा इंसान नहीं था। ये कूपे और ट्राइब के लिए परफेक्ट जगह थी। कूपे ने अपने चंद साथियों को वापस पोलिनेशियन आइलैंड भेजा ताकि वो बाकियों को इस आइलैंड की खबर दे सके और इस तरह न्यूजीलैंड पर मौरी लोगों का आबाद होना शुरू हुआ। 17वीं सदी तक मौरी लोग सुकून से न्यूजीलैंड में रहते रहे और दुनिया से दूर होने की वजह से ना उनकी कोई किसी से दुश्मनी थी और ना ही कोई खतरा। मगर ये सब बहुत जल्द बदलने वाला था। ये वो वक्त था जब वेस्टर्न नेशन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में फैल रही थी। एक्सप्लोरर्स को भेजा जा रहा था ताकि वो आइलैंड्स, कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करें जिन पर कब्जा करके यूरोपियन कंट्रीज़ अपनी पावर्स बढ़ा सके। इसी सिलसिले में एक डच एक्सप्लोरर एबल तैस्मैन पैसिफिक ओशन के साउथ में किसी कॉन्टिनेंट की खोज में निकला। उस वक्त यूरोपियंस का ख्याल था कि इस हिस्से में कोई कॉन्टिनेंट ज़रूर होगा और अगर ऐसा हुआ तो वो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल देगा। 1642 में तैस्मैन ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया, मगर उसने जब वहाँ उतरने की कोशिश की तो उसकी माओरी लोगों के साथ ज़बरदस्त खूनी लड़ाई हुई और मजबूरन उसे भागना पड़ा। फिर 1769 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक इसी कॉन्टिनेंट को ढूंढता हुआ न्यूजीलैंड आ पहुंचा। एक दफ़ा फिर जेम्स की फौजी और माओरी लोगों में ज़बरदस्त लड़ाई हुई और उसमें कई माओरी चीफ भी मारे गए। जेम्स को वापस जाना पड़ा, मगर इस बार उसने न्यूजीलैंड और इस सारे सफ़र का डिटेल मैप बना लिया और इसी मैप के थ्रू फिर 18वीं शताब्दी में यूरोपियन इस आइलैंड में पहुंचना शुरू हुए और इस बार उन्होंने माओरी लोगों के साथ बड़े ही स्मार्ट तरीके से डील किया। उन्हें ट्रेड और प्रॉफिट का लालच देकर ब्रिटिशर्स ने उधर अपना नॉवल पॉट शुरू की और फिर 100 साल बाद ब्रिटिशर्स ने न्यूजीलैंड का कंप्लीट कंट्रोल ले लिया। ब्रिटिशर्स और माओरी लोगों के दरमियान 1840 में एक ट्रीटी साइन हुई जिसे द ट्रीटी ऑफ एंटीगाई कहा जाता है और इस ट्रीटी के बाद न्यूजीलैंड ऑफिशियली यूरोप और ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। उस वक्त माओरी लोगों का पॉपुलेशन करीबन 2 लाख थी, लेकिन अगले 100 सालों में बढ़ने के बजाय 2 लाख से कम होकर 40,000 तक पहुंच गई और इसकी 2 मेन रीज़न थी। असली में जब यूरोपियंस लोग इधर आए तो उनके साथ वो बीमारियां भी इधर आई जो उस वक्त यूरोप में आम थी। प्रॉब्लम ये थी कि माओरी लोगों में इन डिजीज़ की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी और इसीलिए यूरोपियन इमिग्रेशन के बाद लोकल माओरी लोग बीमार होकर मरना शुरू हो गए।
दूसरे 19वीं शताब्दी में न्यूजीलैंड एक बहुत ही वायलेंट जगह बन चुका था। ट्रीटी ऑफ इंतेगाई के सिर्फ 5 साल बाद ही ब्रिटिशर्स और लोकल माओरी के दरमियान लैंड ओनरशिप को लेकर एक सीरीज ऑफ वॉर शुरू हो गई, जो अगले 40 साल तक चलती रही। इन वॉर्स में बहुत ज़्यादा लोकल माओरीज मारे गए और फाइनली ये सारा सिलसिला 1881 में जाकर रुका, जब माओरी के सारे बड़े चीफ मारे जा चुके थे और माओरी मूवमेंट बुरी तरह क्रश हो चुकी थी। और ब्रिटिशर्स भी ये समझ चुके थे कि लोकल्स को डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और इसीलिए इन वॉर्स के फ़ौरन बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल्स को इलेक्ट्रेट प्रोसेस से लेकर हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में की स्टेक होल्डर बना दिया। और इस तरह न्यूजीलैंड में पीस और प्रोग्रेस का सफ़र फाइनली शुरू हुआ। लेकिन फिर भी आज हमने जैसी वीडियो के शुरू में दिखाया था, न्यूजीलैंड का इतना ज़्यादा एरिया खाली क्यों है और सारे लोग इधर नॉर्दर्न आइलैंड में ही क्यों रहते हैं? असली में न्यूजीलैंड का ये सदर्न रीजन बिल्कुल खाली इसलिए है क्योंकि इस सारे एरिया पर रहना या कंस्ट्रक्शन करना नियरली इम्पॉसिबल है। न्यूजीलैंड के सदर्न पार्ट में हर तरफ माउंटेन रेंज है। इस सारे एरिया में हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ज़मीन इतने अनइवन है कि इवन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड वगैरह बिल्ड करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पहाड़ों की इस तरफ ये ईस्टर्न साइड की ज़मीन बहुत ही सूखा और इनफर्टाइल है, जिसकी वजह से यहाँ इरीगेशन वगैरह भी नहीं हो सकता। इसीलिए न्यूजीलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इधर नॉर्दर्न आइलैंड पर रहती है। पॉपुलेशन शॉर्टेज के इस मसले को हल करने के लिए न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इमिग्रेशन पॉलिसीज रिलैक्स की। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले न्यूजीलैंड में नॉन वाइट लोगों की एंट्री मना थी और इसी वजह से न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 1950s तक स्टैग्नेट रही। और उसके बाद जब ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई तो एशिया, स्पेशली चाइना, फिलीपींस और इंडिया से लोग इधर आकर आबाद होना शुरू हुए एंड न्यूजीलैंड के पॉपुलेशन में फाइनली मर्ज्ड म्यूटेड बूम आना शुरू हुआ। आज न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन का 27% इमिग्रेट्स या वो लोग हैं जो न्यूजीलैंड के बाहर पैदा हुए थे। इमिग्रेंट्स की मेजॉरिटी इधर ऑकलैंड और उसके आसपास की एरियाज़ में रहते हैं और यही वजह है कि ऑकलैंड आज दुनिया की लीस्ट अफोर्डेबल सिटीज़ में एक है, बिकॉज लैंड सप्लाई कम है और हाउसिंग की डिमांड्स ज़्यादा है। इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट अब लोगों को $8,000 तक की ग्रांट्स दे रही है ताकि वो ऑकलैंड से 100 किलोमीटर दूर वाइकाटो में शिफ्ट हो जाएं, ताकि ऑकलैंड की हाउसिंग मार्केट पर प्रेशर कम हो और प्राइसेस नॉर्मलाइज हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि न्यूजीलैंड की सारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एनिमल मीट एक्सपोर्ट करने में चलती है। इधर नॉर्दर्न आइलैंड में बारिश की वजह से ऐसी लश ग्रीन ज़मीन है जिसकी वजह से इधर बेशुमार भेड़ बकरियाँ और गाय पाई जाती है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन लगभग 50 लाख के करीब है, जबकि एक एस्टीमेट के मुताबिक यहाँ पर भेड़ बकरियों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 करोड़ है। और इसीलिए न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा मटन और शीप वूल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है। न्यूजीलैंड का 95% मीट बाहर एक्सपोर्ट होता है और 2019 में इस एक्सपोर्ट से न्यूजीलैंड ने $46 बिलियन का रेवेन्यू कमाया। न्यूजीलैंड दुनिया की 50वीं बड़ी इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है। $46 बिलियन सिर्फ गोश्त की एक्सपोर्ट से कमाना एक अनबिलीवेबल चीज़ है। ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए क्योंकि ये तीनों प्राइमरीली एग्रीकल्चर कंट्रीज़ हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ।